हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैं आज के इस चैप्टर में बात करने वाला हूँ थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा है आर चेंजिंग अर्थ। लास्ट चैप्टर हमारा जो था इनसाइड अर्थ के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, हमने बात करी थी उसमें क्रस्ट एंड मेंटल एंड कोर के बारे में बात करी थी। लेकिन अब हम कुछ चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं जिसमें आर चेंजिंग अर्थ, यानी कि अपनी धरती पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जो अपने को बताया गया वो इनसाइड आर अर्थ के बारे में मोस्टली अपने चीज़ें पढ़ी थी कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि भाई इस धरती के अंदर तो हमें सारी चीज़ें पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, उनका क्या रोल होता है। ठीक है। तो लेकिन उन चीजों के होने की वजह से, मतलब जो धरती के अंदर चीजें होती हैं उनकी वजह से ऊपर, जो धरती के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर आप यहां पर ये डायग्राम देख रहे हो, ये एक प्लेट है। प्लेट कैसी, मैं कहूं कि इसका मैं एक बेटर एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज ये है, ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड मैप है आपके सामने। इस पूरे वर्ल्ड मैप को अगर आप यहां पर देखते हो सपोज, ठीक है, अफ्रीका है, यूरोप है, इंडिया है। ठीक है, ये पूरा एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड क्या है, एक प्लेट है। प्लेट में सपोज, प्लेट में नहीं, उससे बेटर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये कांच है। ठीक है, एक पूरा कांच है। कांच के ऊपर मैंने एक पत्थर मारा, और पत्थर मारा तो आप ये क्रैक्स देख रहे हो। तो कांच में जब हम पत्थर मारते हैं तो कई बार कांच जो ग्लास होता है वो इस तरह के उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और वो अलग अलग सेपरेट हिस्सों में ग्लासेस ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उसके पीसेस हो जाते हैं। उसी तरह से क्या है, ये हमारी अर्थ है, इस पर क्रैक्स पड़े हुए हैं। ये जो क्रैक्स है ना, कुछ हिस्सों में डिवाइडेड। ये देखो, अफ्रीका की एक प्लेट अलग दिख रही होगी, एक पार्ट आपको, इंडिया की प्लेट अलग दिख रही होगी, यूरोप की अलग दिख रही है, अरेबियन की अलग दिख रही है। तो ये सब क्या है, ये तो इस जो कांच को ना यहां पर एज अर्थ एज रिप्रेजेंट करूं तो लिथोस्फेयर, लिथोस का मतलब होता है एक सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो अर्थ एक पूरा सॉलिड पार्ट है। जो लैंड एरिया है वो सॉलिड है। ठीक है, उसके ब्रेक्स, उसके जो पार्ट्स हैं, पीसीस हैं, ठीक है, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, तो ये पूरी अर्थ एक लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर मतलब एक लैंड का टुकड़ा है, पूरा एक लैंड का टुकड़ा है। यानी अगर ऑल ओवर वर्ल्ड कहें, आपने सुना भी होगा 1/4 पार्ट जो है लैंड है, बाकी वन जो थर्ड, तीन हिस्से हैं धरती के, वो पानी में है। ठीक है, तो आप उसको 1/4 पार्ट मानकर चलो। इस 1/4 पार्ट जो लैंड एरिया है, इसके कुछ टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड है, या फिर कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, या बहुत बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स है ना, इनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है इनको। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अगर एक और यहाँ पर ये कुछ लिखा है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स। मैंने आपको बताया ना कि ये जो प्लेट्स हैं ये अपने साथ कुछ कॉन्टिनेंट्स कैरी करके चल रही हैं, और कुछ ओशियंस भी। इससे बेटर मैं एग्जांपल दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अपने अर्थ के अंदर ना एक लिक्विड फॉर्म में एक मटेरियल, एक पदार्थ उपलब्ध होता है। ठीक है, जिसमें एक लेयर, उस लेयर का नाम भी मैंने आपको बताया था, अस्थिनोस्फेयर। ठीक है, तो अस्थिनोस्फेयर में वहां पे एक लिक्विड फॉर्म में एक मटेरियल अवेलेबल होता है, और उसको ही हम मैग्मा कहते हैं। और वो अर्थ के अंदर जब तक रहता है तब तक उसको मैग्मा कहते हैं। जैसे ही वो मैग्मा अर्थ को ब्रेक करके बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, और उसको हम लावा कहते हैं, और उससे माउंटेन्स बनती है। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो अस्थिनोस्फीयर है, जो लिक्विड मटेरियल अवेलेबल है अपने अर्थ के अंदर, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, ये मैग्मा के ऊपर ये प्लेट्स हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि जैसे पानी के ऊपर हम नाव चला देते हैं ना, उसी तरह से ये लिक्विड है ना, इसके ऊपर ये पूरा लैंड एरिया जो सॉलिड पार्ट है, लिथोस पार्ट है, ये एक फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, आप मेरी बात समझो, सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि एक पानी का समुद्र है, मतलब समुद्र है, ओशियन है, जिसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस में शिप्स फ्लोट कर रहे हैं। अगर मैग्मा में, यानी कि उस ओशियन में कोई भी हलचल होगी ना, तो उसका अफेक्ट किस पर जाकर पड़ेगा, शिप्स पर। ठीक है, हो सकता है वो शिप्स पलट जाएं, हो सकता है शिप्स बहुत ऊपर उछाल मार सकते हैं। ठीक है, तो ओशियन में जितनी भी चीजें होंगी, जितना भी अफेक्ट होगा उनका, उस ओशियन में पानी का हिलना डुलना, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी, जो भी हलचल होगी उस पानी में, उसका अफेक्ट शिप्स पर पड़ेगा, जो उस ओशियन के ऊपर चीजें तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। उसी तरह से ये धरती जो है अपना एक लैंड का टुकड़ा है, और इसके ऊपर हमारे हमारे देश, हमारे कॉन्टिनेंट्स, चाहे वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स, या ओशियन, चाहे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये सारे ना फ्लोट कर रहे हैं उस मैग्मा के ऊपर।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, तो वो है तो क्रस्ट पे ही ना। और क्रस्ट के नीचे क्या है? एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर में मतलब वो लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, आप मेरी बात समझो, अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें कि एस्थीनोस्फीयर में एक लिक्विड पदार्थ अवेलेबल है, और उसमें अगर कुछ भी हलचल होगी ना तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? क्रस्ट पर पड़ेगा। इवन अर्थक्वेक और जो वोल्केनो भी आते हैं वो भी, उनके पीछे भी जो रीजन होता है उस लिक्विड फॉर्म में हलचल होने के पीछे ही होता है। उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं कि अर्थक्वेक और वोल्केनो जब आते हैं तो वो किस रीजन से आते हैं, क्या चीजें होती है, उन मैग्मा में ही हलचल होती है, इस वजह से वो अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं। तो ये चीज मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली डिफाइन कर रहा हूं कि लिथोस्फीयर यानी ये एक पूरा लैंड का टुकड़ा, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये ओशियनिक और कॉन्टिनेंटली डिवाइडेड है, ये फ्लोट कर रहे हैं उस मैग्मा के ऊपर एज ऑन क्रस्ट। क्रस्ट जो है मैग्मा के ऊपर है। मैग्मा कहां पर है? एस्थीनोस्फीयर में। एस्थीनोस्फीयर जो लेयर है उसके ऊपर क्रस्ट आता है, क्रस्ट के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो हम सब लोग फ्लोट कर रहे हैं उस मैग्मा के ऊपर। और उस मैग्मा में कुछ भी हलचल होगी तो उसका फर्क क्या हमारी धरती पर पड़ेगा, यानी कि अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो आ जाता है। और ये जो प्लेट्स है ना, इन्हीं को कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट। आई होप ये वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि लिथोस्फेरिक प्लेट, लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स किसको कहते हैं, और ऊपर जो अर्थक्वेक वोल्केनो होते हैं उनके पीछे होने का क्या कारण होता है। ये चीज मैंने आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो ये देखो आप, और लिथोस्फेरिक प्लेट को ही आपने सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है, जिनको आप टेक्टोनिक, कई लोगों को लिथोस्फेरिक प्लेट्स नहीं पता तो टेक्टोनिक्स प्लेट्स भी हम बोलते हैं, इवन हम अपने दोस्तों में भी बात करते हैं। तो क्या है? ये मैग्मा, मान लो ये मैग्मा है पूरा, ये क्रस्ट है, तो इस मैग्मा में कुछ भी हलचल होगी ना, अगर सपोज ये मैग्मा इधर इधर फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्मा जब ये, अगर मान लो ये जो मैग्मा है ये वाला हिस्सा, ये मैग्मा है, ठीक है, ये येलो येलो मैग्मा है पूरा, अगर ये सपोज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है, मान लो ये ओशियन है पूरा, ठीक है, लहर आई या कोई हवा आई, विंड आई, किसी भी कारण से कभी पानी सडन इधर फ्लो करने लग जाए इस डायरेक्शन में, और सड देखो वेव्स हैं, उनका कोई कंट्रोल तो नहीं है, तो सपोज हो सकता है वो वेव सडन फिर इधर भी मूव करने लग जाए। तो इन ओशियंस में जो भी हलचल होगी, यानी जब ये मैग्मा इधर उधर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है गलती से, तो यहाँ पर जो क्रस्ट है उसमें जरूर कुछ ना कुछ हलचल होगी। हो सकता है यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, एक प्लेट, ये प्लेट जो है अलग चली जाए, ये प्लेट जो है अलग चली जाए। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है कि प्लेट्स डिवाइडेड हो जाती हैं। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, सपोज मैं आपको ये दिखाता हूँ मैप, अगर आप देखते हो कि इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आप यहां पर देखते हो कि जो इंडियन प्लेट या मान लो अफ्रीकन प्लेट है, ये वाली अफ्रीकन प्लेट, और इससे कनेक्ट है कौन सी? साउथ अमेरिकन प्लेट। तो अगर मैग्मा में कुछ भी हलचल होती है, सपोज ये मैग्मा अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है, तो हो सकता है कि ये साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट अभी तो टच है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में, कई सालों में अगर ये मैग्मा फ्लोट करता है तो ये प्लेट्स एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकती हैं। साउथ अमेरिकन प्लेट यहाँ आ सकती है, अफ्रीकन प्लेट यहाँ जा सकती है। तो ये सब चीज़ें ना मैग्मा की वजह से, उस लिक्विड की वजह से, वो जो लिक्विड मटेरियल अपनी क्रस्ट के नीचे, अपनी जो अर्थ में क्रस्ट है, फिर उसके बाद जो नीचे लेयर आती है एस्थीनोस्फीयर, वहाँ पर लिक्विड मटेरियल अवेलेबल है, उस मटेरियल की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफली डिफाइन करी, आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो दीज प्लेट्स मूव्स अराउंड वेरी स्लोली। अब ऐसा नहीं है कि देखो ये प्लेट्स बहुत तेजी से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रही हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही, मतलब अगर वो प्लेट्स मूव कर रही हैं, वो मैग्मा फ्लो कर रहा है इधर से उधर, तो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें सालों की प्रोसेस लगती है कि अगर एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट कनेक्ट है थ्रू एंड वो प्लेट्स कनेक्ट हैं, तो उनको अलग होने में हो सकता है अगर बहुत समय लग सकता है। ठीक है, तो दीज प्लेट्स मूव्स अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर।
समझ पा रहे हो कितनी धीरे, फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर साल मिलीमीटर में ये मूव करती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, मैंने आपको बताया कि जो अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा अवेलेबल है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। तो ऐसा देखो, ये एजम्पशंस हैं कि भाई मॉल्टन मैग्मा किस डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। तो ये चीज़ें ना ज्योग्राफिकल जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो मॉल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है। ऐसे मूव, मतलब सर्कुलर ये है, ये ऐसे मूव करेगा। ये देखो, इसका मैं डायग्राम बेटर तरीके से अगर आपको बताऊं, ये इस तरह से, एक सेकेंड, ये इस तरह से प्लेट्स होती हैं। तो एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, तो सर्कुलर डायरेक्शन में ये सर्कुलर उसके सर्कुलर मैनर में मूव करती हैं, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी चेंजेस होते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो ये सब किसके पीछे कारण होता है, ये मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के मूवमेंट होने के कारण, इनकी वजह से चेंजेस होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी सरफेस के ऊपर जो भी चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज दैम। द अर्थ मूवमेंट, अब यहाँ पर बात करेगी अर्थ मूवमेंट की। अब अर्थ मूवमेंट किसकी वजह से ये डिवाइड होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो फोर्सेस के बेसिस पर डिवाइड होता है। पहला फोर्स आता है एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा आता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्स गाइस होता है जो सडन होता है। देखो, एंडोजेनिक फोर्स दोनों तरह से हो सकता है, सडन भी हो सकता है, स्लोली भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो स्लोली होता है, ऑलवेज स्लोली होता है। तो अगर आपसे कभी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इन दो फोर्सेस से रिलेटेड, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, तो एंडोजेनिक फोर्स दोनों तरह से होता है, और ये कहाँ होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर होता है ये फोर्स, ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्स ऑलवेज स्लोली होता है, और लेकिन ये होता है आउटसाइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। ध्यान रखना, वापस से रिपीट कर रहा हूं, एंडोजेनिक फोर्स स्लोली भी हो सकता है, सडन भी होता है, दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होता है। और एक्सोजेनिक फोर्स ऑलवेज स्लोली होता है, लेकिन ये आउटसाइड द ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। इसके डिफरेंसेस भी मैंने आगे लिख दिए हैं। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो अर्थ मूवमेंट्स, आप ये यहाँ देखो, एक इन्होंने एक चेन बनाई हुई है। अर्थ मूवमेंट के पीछे दो फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स मैंने आपको बताया सडन फोर्स, डिएस्ट्रोफिक फोर्स, डिएस्ट्रोफिक फोर्स का मतलब भी स्लो फोर्स होता है। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, सडन भी हो सकता है एंड स्लोली भी हो सकता है। स्लोली में जैसे बिल्डिंग, माउंटेन्स ये मूव करती हैं, ठीक है। सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक आ जाते हैं, वोल्केनो फटता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, इरोजनल एंड डिस्पोजिशन। इरोजनल डिस्पोजिशनल फोर्स का मतलब ये है कि अगर अर्थ के ऊपर आप देख रहे हो, देखो पानी, अगर अर्थ जैसे मैं बात करूं, धरती के ऊपर ओशियन है या कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, ठीक है। अगर गंगा नदी है, सपोज अगर आप देख रहे हो गंगा नदी अर्थ के ऊपर है, मतलब अपनी धरती पर गंगा नदी है, वो फ्लो कर रही है, ठीक है। अब वो फ्लो ऐसा तो नहीं है कि भाई ऑटोमेटिक फ्लो कर रही है, कोई मशीन लगी जो फ्लो कर रही है, नहीं। अगर वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उस पानी के बहाव के पीछे एक फोर्स लगता है, ठीक है। और वो फोर्स बहुत स्लोली होता है, पानी बहुत 2-4 घंटे, 200-400 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। आराम से पानी फ्लो होता है, अपनी एक रिलेटिव स्पीड के साथ फ्लो होता है, तो वो स्लो फोर्स है, ठीक है। तो उसके पीछे रिवर्स हो गई, मैंने आपको बताया, हवा बह रही है उसमें भी एक फोर्स लग रहा है, सी वेव्स हैं उसमें भी फोर्स लग रहा है, ग्लेशियर्स हैं उसमें भी फोर्स लग रहा है, लेकिन इनमें ना बहुत स्लोली फोर्स लगता है। लेकिन अर्थक्वेक जो है एकदम से आ जाता है, कि अर्थक्वेक झटका लगता है, बहुत सडन होता है। वोल्केनो एकदम से फटता है, मैग्मा है, एकदम जमीन फटी, क्रैक हुआ, वोल्केनो बाहर फटा, ठीक है। लैंडस्लाइड्स में पत्थर टूट गए, बड़ी बड़ी चट्टानें ढह गई, वो एकदम से होते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स में आप मतलब समझ गए होंगे। एंडोजेनिक फोर्स में अगेन रिपीट कर रहा हूं, एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, सडन भी होता है, स्लो भी होता है, लेकिन वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी धरती के अंदर कुछ भी हलचल होती है, उस वजह से वो धरती के अंदर कोई भी हलचल हो रही है उसके पीछे वो फोर्स जो लग रहा है उसमें एंडोजेनिक फोर्स लग रहा है। और एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब रिवर्स, विंड, ग्लेशियर, माउंटेन्स, सी वेव्स, इन सब चीज़ों में लगता है, ठीक है। मैंने आप यहाँ एक और चीज लिख दी, एंडोजेनिक फोर्स मतलब एंडो इज इक्वल टू इनसाइड, एक्सोजेनिक फोर्स मतलब आउटसाइड। एक्सो मतलब आउटसाइड, एंडो मींस इनसाइड, एंड एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स मतलब आप समझ गए। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स।
सडन भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस, एक बड़ी तबाही ला सकता है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, धरती के अंदर इतनी बड़ी हलचल हो सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे तबाही ला सकता है, मास डिस्ट्रक्शन ला सकता है। लेकिन ऐसा अकॉर्डिंग टू मी अभी तक ऐसी बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आप बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स देख सकते हो। अर्थक्वेक का भी एक अपना लेवल होता है। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स तो इंक्लूड वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिस्पोजिशन, यानी मिट्टी का बहाना, चट्टानों से छोटे छोटे टुकड़े पानी के बहाव से टूट के बिखर जाना, चलते चले जाना। ये बहुत सब चीज़ें बहुत स्लो होती हैं। एक्सोजेनिक फोर्स विल ऑलवेज लीड टू स्लो मोशंस। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स क्रिएट चेंजेस विजिबल ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स क्रिएट चेंजेस यानी कि विजिबल होने के लिए बहुत सालों साल लग जाते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, मान लो गंगा नदी या कोई नदी है, वो एक जगह से बह रही है, मान लो वो कहीं से किसी भी स्टेट से फ्लो करके आ रही है, और किसी स्टेट से अगर वो मध्य प्रदेश से फ्लो करके आ रही है और वहां से फ्लो कर रही है, और रास्ते में कोई चट्टान पड़ रही है, और उस चट्टान से वो टच होके निकल रही है, और टच होके मतलब वो निकल रही, लगातार निकल रही, महीनों से निकल रही है, सालों से निकल रही है, तो उस चट्टान से धीरे 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 छोटे 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 बहुत ब्रीक ब्रीक पार्टिकल्स अपने साथ लेकर ट्रेवल करती है। और कहीं ना कहीं जब वो गंगा नदी या वो नदी जाकर कहीं गिरेगी, तो वो सारे पार्टिकल जाके वहां गिरेंगे, और वो लगातार गिरते रहेंगे, और ये ऐसा प्रोसेस महीनों सालों लगता है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वहां जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं, वहां एक छोटी 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 चट्टान क्रिएट होने लग जाएगी। उसी तरह से क्या होता है एक्सोजेनिक फोर्स में ना, मतलब यहां पर ऐसा लिखा है थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगो, क्योंकि मैंने आपको ना महीनों का बताया है, लेकिन कई ऐसी जगह सिचुएशंस होती हैं जहां सालों साल लग जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वोल्केनो एंड अर्थक्वेक के बारे में। मैंने यहाँ पर दो पिक्चर्स लगाई हैं। पहले मैं कुछ डायग्राम आपको समझा देता हूँ वोल्केनो का। ये देखो, क्रस्ट है येलो पार्ट की, नीचे अपनी मेंटल है, मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक एस्थेनोस्फीयर लेयर होती है जहां पर मैग्मा चैम्बर होता है, मतलब एक लिक्विड अवेलेबल होता है। जब तक अंदर है, मैंने आपको 1000 बार बताया कि मैग्मा अंदर है, तब तक उसको मैग्मा कहते हैं, मतलब उस लिक्विड फॉर्म को मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही वो मैग्मा ब्रेक होता है एक झटके से, तो इस तरह से मैग्मा वो निकलता है लावा की फॉर्म में, और ये लावा इस तरह से इधर भी गिरता है। ठीक है, कुछ इधर दूर जाके गिरते हैं, बहुत दूर, जैसे वो जो बहुत दूर दूर जाकर गिरते हैं, वो किस तरह से ऐश क्लाउड्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो बॉम्ब्स होते हैं, वोल्केनिक बॉम्ब्स। ठीक है, और उनमें से काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं, ऐश निकलता है, काफ़ी धुआं, मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़ गुट्टे भी निकलते हैं। अब ये नहीं है कि सारा का सारा जो मैग्मा है वो बाहर सीधा निकल जाता है, कुछ यहाँ तक जाके स्पीड से यहीं अंदर ही गिर जाता है। ठीक है, अब इस वोल्केनो के छेद को कहते हैं क्रेटर, जो ऊपर होल खुलता है ना, इसको क्रेटर कहा जाता है। ये जो पाइप है इसको वेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये आसपास लावा गिर रहा है रेड कलर का, तो इसको लावा कहते हैं। मैग्मा चैम्बर, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैग्मा चैम्बर होगा, सेकेंडरी वेंट, सेकेंडरी, अब ये जो अंदर गिर रहे हैं वो कोन्स हो सकती हैं, यहाँ से भी एक छोटी सी लेयर खुल सकती है। तो इस तरह से ये लावा फटता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि सडन होती है। सडन में मतलब कौन सा फोर्स लगता है, एंडोजेनिक फोर्स लगता है। ये सारी चीज़ें लावा वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, इन दोनों के पीछे रीजन है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वोल्केनो एंड अर्थक्वेक के पीछे कौन सा फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। मैंने आपको ये चीज बताई, वेंट, आप यहां पर वेंट देखो, वेंट किसको कहा गया है, वेंट आप अच्छे से देखो, क्लियर देखो, मैं मिटा देता हूं। अब आप देखो वेंट, ये पाइपलाइन है ना, मतलब पाइपलाइन में आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जब मैग्मा है यहां से फटा, तो इसको वेंट कहते हैं। तो ये वेंट है। ठीक है, अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, यानी कि उस वेंट के थ्रू वो मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है अर्थ से। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, यानी कि मैंने आपको बताया वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स से आप अवेयर हो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जैसे ही मूव करती हैं तो सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, यानी कि जब धरती, इतनी बड़ी धरती है, उसमें जब कोई हलचल होगी तो ऑब्वियसली अर्थ वाइब्रेट करेगी, यानी उस जहां पर वो प्लेट्स, जिस लोकेशन पे वो प्लेट्स मूव करेंगी इधर से उधर, तो वहां पर ऑब्वियसली वाइब्रेशन होना पक्का है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ,
यानी कि वाइब्रेशंस ट्रैवल तो पूरी धरती अंदर चीजें हो रही हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक बॉक्स है स्टील का, एक बॉक्स स्टील का है, उसके अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी आयरन पिन को अगर मैं डाल देता हूं, तो साउंड तो उस जगह पर ज्यादा आएगा जहां पर मैं पटकूंगा, यानी जहां पर मैं गिराऊंगा, उस जगह पर साउंड थोड़ा ज्यादा रहेगा, उस जगह पर वाइब्रेशंस थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन वो वाइब्रेशंस ट्रैवल तो उस पूरे कंटेनर में करेंगे ना, उस स्टील के कंटेनर में ट्रैवल तो करेंगे। उसी तरह से जब वो प्लेट्स मूव होंगी तो एक वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन उस लोकेशन पर ज्यादा होगा जहां पर, जिस जगह पर प्लेट्स मूव कर रही हैं, लेकिन उसका जो वाइब्रेशन है, उसकी जो हलचल है, वो ऑल ओवर राउंड द अर्थ होगी। और यही वाइब्रेशंस क्या प्रोड्यूस करती हैं? अर्थक्वेक। ठीक है, अब अर्थक्वेक के पीछे एक पिक्चर आप समझो। ये मान लो अर्थ अपनी क्रस्ट है जहां पर हम आराम से रह रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, घर है, सब कुछ है। अब एक जगह पर, एक ऐसी जगह है, आप अर्थक्वेक मूवमेंट स्टार्ट कहां से स्टार्ट होती है? फोकस से। ये फोकस ब्लैक डॉट आप यहां सामने देख रहे हो, फोकस एक जगह है, इस जगह पर प्लेट्स मूव करी, ठीक है। ये मान लो इन्होंने क्या किया, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट इधर मूव करी, एक प्लेट इधर मूव करी, ठीक है। सपोज ये प्लेट्स, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये मूव करी, तो इस जगह पर बहुत तेजी से वाइब्रेशन हुआ। यानी कि स्टार्ट जो फोकस पॉइंट है उसको कहा जाता है अर्थक्वेक। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थक्वेक का जो मूवमेंट है वो कहां से स्टार्ट होता है, ऐसा कौन, उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, तो आप वहां पर बोलोगे फोकस। तो एक फोकस नाम की जगह जहां से अर्थक्वेक का मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसकी वाइब्रेशंस ऑल ओवर जगह ट्रेवल करेंगे। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और जिस जगह पर फोकस पे, मतलब जहां पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके सीधे ऊपर एक एपिसेंटर जगह है जिसको एपिसेंटर कहा जाता है, और वो वाइब्रेशन सीधे ट्रेवल करती है ऊपर की तरफ एपिसेंटर में। यानी कि द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस से ऊपर, इज कॉल्ड द एपिसेंटर, इसको एपिसेंटर कहा जाता है। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। वो जो वाइब्रेशंस है एज अ वेव ट्रेवल करती हैं धरती के बाहर की तरफ, और इस वजह से क्या होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज होता है कहाँ? एपिसेंटर पर। यानी कि ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर प्लेट्स जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है मूव करी, तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और वाइब्रेशन एज अ वेव ऊपर की तरफ सडन ट्रेवल करता है, जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं। और इस वजह से जहां पर प्लेट्स मूव करी, जहां पर वाइब्रेशन हुआ, उस जगह पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब जो अर्थक्वेक मान लो जिस जगह पर हुआ है वहां तो सबसे ज्यादा डैमेज होगा, वहां पर सबसे ज्यादा तेजी से अर्थक्वेक आएगा, लेकिन ट्रैवल, वो वाइब्रेशंस ऑल ओवर अर्थ ट्रैवल कर रही हैं अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत दूर चली जाएंगी। सपोज एमपी में कोई अर्थक्वेक आता है, मैं बैठा हूं राजस्थान में, यानी मध्य प्रदेश में कोई अर्थक्वेक आता है, मैं बैठा हूं राजस्थान में, तो जहां मध्य प्रदेश में आया वहां पर अर्थक्वेक आने की वजह से तबाही ज्यादा मचेगी। देखो वाइब्रेशंस आएंगी, ट्रैवल कर रही हैं अपनी स्पीड से, लेकिन जैसे जैसे उस जगह से वो दूर वेव्स जाती जाएंगी, धीरे धीरे जाती जाएंगी, तो साउंड स्लो हो जाएगी, उनका तबाही करने का जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाएगी, उनका डैमेज करने का जितनी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो उसी तरह से कि भाई जैसे जैसे उस सेंटर से दूर जाती हैं वो वाइब्रेशंस, उस अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो गाइज मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से ये अर्थक्वेक सारा काम करता है। यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, मूव करती हैं, मूव करने से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वाइब्रेशन जहां पर अर्थक्वेक, यानी जहां पर प्लेट्स मूव करी, वहां पर वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगी, और वो एज अ वेव एपिसेंटर जो एक जगह है सीधा फोकस से, यानी अगर मैं बात करूं फोकस से, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जो उस जगह को फोकस कहा जाता है, वहां से वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और जिस जगह, और उसके जस्ट फोकस के ऊपर एक एपिसेंटर जगह होती है जहां से एज अ वेव वो वाइब्रेशंस ट्रेवल करती हैं, और जिस वजह से वहां पर एक अच्छा खासा डैमेज होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक, इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे अर्थक्वेक हैं जो कि नेचुरली प्रोडिक्ट कर लिए जाते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल, यानी वहां के द्वारा, वहां जहां पर अर्थक्वेक आते रहते हैं वहां पर लोग मोस्टली अंदाजा लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आया था या नहीं आया था, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं। जैसे कि एनिमल बिहेवियर, यानी कि जानवरों में बदलाव, उनके बर्ताव में। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सर्फेस।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है। और कुछ फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं एक बार। अर्थक्वेक को मेज़र कौन सी मशीन से द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ एक मशीन है जिसके द्वारा अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है। इसकी काफ़ी फॉर्म होती हैं। अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल, अर्थक्वेक ऑफ 2.0 इज लेस कैन बी फेल्ट ओनली बाय लिटिल। यानी कि इसकी कुछ वो है फॉर्म्स हैं, 2.0, 5.0, 6.0, 7.0। अगर 7.0 है, सबसे ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, तो 3 टाइप्स अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, जैसे पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। एस वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। एल वेव्स को सरफेस वेव्स कहा जाता है। तो और ये हो गया। और कुछ हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, जैसे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर अर्थक्वेक आता है। सेफ स्पॉट, यानी कि कोई किचन या कोई टेबल डेस्क के नीचे जाना चाहिए। उस जगह से बहुत दूर चले जाना चाहिए। फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। चिमनीज से दूर रहना चाहिए। विंडो दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर्स फ्रेम्स। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें अर्थक्वेक, अगर कोई ड्यूरिंग अर्थक्वेक, हमें फॉलो करनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ मेजर लैंड फॉर्म्स की। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा, इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा, हमने वोल्केनो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, हमने वोल्केनो की पिक्चर को समझा। ठीक है, हमने बताया कि कैसे अब मैग्मा फ्लो करता है तो कैसे वाइब्रेशंस इशू होते हैं। फोकस कहा जाता है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, जहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन एज अ वेव ऊपर ट्रेवल करता है, जस्ट ऊपर, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, हमने इन सब चीज़ों को कवर अप किया। ये टर्म्स हैं, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर इन टर्म्स को आप एज ए एमसीक्यू तो कवर अप कर सकते हो कि फोकस किसको कहा जाता है, एपिसेंटर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। इवन आगे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम बात करें मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। मेजर लैंड फॉर्म्स यानी लैंडस्केप कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है ना, लैंडस्केप किसको कहा जाता है? जो भी नज़ारा हम अपनी धरती पर देखते हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने, एक फील्ड है, उन सबको लैंडस्केप कहा जाता है। तो उसकी हम कुछ फॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेसेस। 2 तरह से लैंडस्केप जो है फॉर्म होता है। पहला आता है वेदरिंग एंड इरोजन, दूसरा आता है इरोजन। वेदरिंग का मतलब ये सीजनली मतलब जो ऊपर के नेचर में, यानी जो भी बदलाव होते हैं, चाहे हवा, पानी, इन सब चीज़ों की वजह से जो बदलाव आते हैं, वो होते हैं वेदरिंग लैंडस्केप्स, यानी कि वेदरिंग के द्वारा जो लैंड फॉर्म्स बनाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा आता है इरोजन के द्वारा। इरोजन का मतलब मैं आपको बताऊं, इरोजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करते रहना और उससे कोई भी चीज़ फॉर्म होती है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी वेदरिंग का मतलब ये है कि अगर कोई चट्टान है, ठीक है, अगर आप यहां पर ये पिक्चर देख रहे हो, ये एक चट्टान थी, बहुत बड़ी चट्टान थी। ठीक है, सपोज ये क्या कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस पे एक चट्टान बनी हुई है। अगर हवा आई, कोई विंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, जिस वजह से क्या हुआ, उसने एक बदलाव किया, उस विंड ने, उस हवा ने एक बदलाव किया और उसकी सेंटर वाले पार्ट को अपने यहां से निकाल दिया। मतलब किसी तरह से वहां से वो चीज टूट गई, ब्रेक कर दिया। ठीक है, कोई चट्टान को तोड़ दिया। ये मान लो इस तरह की चट्टान थी एक, और उस विंड ने, उस फ्लो ने, उस हवा ने इस चट्टान को तोड़कर ये वाला हिस्सा तोड़ दिया, और वो चट्टान अब कैसी बन गई? ऐसी बन गई। ठीक है, तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, तो वेदरिंग का मतलब आप समझ गए ना कि मौसम में जो भी बदलाव आते हैं, उन मौसम के बदलाव आने के कारण जो धरती पर चट्टाने हैं, माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, उनमें अगर कुछ बदलाव आता है तो इसको हम वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन का मतलब ये होता है, चाहे हवा हो, विंड हो, पानी हो, उसके द्वारा उन चट्टानों में, उन लैंड्सकेप व्यूज में कुछ भी बदलाव आता है तो उसको इरोजन कहते हैं। इरोजन को मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। इरोजन का मतलब ये है, पानी अगर फ्लो कर रहा है तो वो किसी भी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने साथ बहा के ले जाता है और कहीं जाकर गिर जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, और वहां पर एक चट्टान क्रिएट हो जाती है जिसको कहते हैं इरोजन। और वो चट्टान क्रिएट हो गई, यानी वो एक लैंडस्केप क्रिएट हो गया, और वो लैंडस्केप किसके द्वारा हुआ? इरोजन के द्वारा हुआ। वेदरिंग का मतलब आप समझ गए कि मौसम में कुछ भी बदलाव आ रहे हैं, कोई चट्टान है, मौसम में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जिस वजह से उस चट्टान में कुछ भी बदलाव हुए, उस मौसम बदलाव होने के कारण के पीछे उस चट्टान में कुछ बदलाव हुए, उसको कहते हैं वेदरिंग। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। मैंने आपको बताया वो जो इरोडेड मटेरियल है, वो जो उस पानी के बहाव से, जो हवा के बहाव से छोटे छोटे टुकड़े ट्रेवल करते हैं, ठीक है,
वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो ऐसा तो नहीं एक ही जगह रहते हैं, वहां से टूटे वो बहा के ले जाते हैं। वो विंड हो, चाहे वो पानी हो, वो हवा, वो सारी चीजें अपने साथ उन पार्टिकल्स को बहा के ले जाती है एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं ना कहीं जाकर वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो पानी गिरता है, कहीं जाकर जाके वो टुकड़े, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े जाके गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हवा शांत होती है, वो विंड शांत होती है, तो जब वो ट्रैवल करके चल रही है वो वहीं जाके छोटे छोटे टुकड़े वहीं जाकर गिर जाते हैं, उसको कहते हैं इवेंचुअली वो वहां जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर एक जगह चट्टान है, वहां से विंड के उस चट्टान से छोटे छोटे टुकड़े लेकर अपने साथ ट्रेवल कर रही है, और फिर कहीं जाकर वो विंड शांत होती है और वो टुकड़े कहीं और जाकर गिर जाते हैं, और लगातार ऐसी चीजें होती हैं, और वहां जाकर एक और चट्टान क्रिएट हो जाती है। तो ये सारे बदलाव होते हैं, और इस वजह से मेजर लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती हैं धरती पर। ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करी है, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है गाइज, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हेल्प करेगा, आपके लिए बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ रिवर के बारे में। यहां पर बात करिए वर्क ऑफ अ रिवर। एक रिवर, एक नदी कैसे काम करती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ये अगेन अगेन आपको पता है, इरोजन, इरोड्स। ठीक है, when the river tumbles at the steep angle over very hard rock or down a steep valley side it form a waterfall। तो आपको पता है जब कोई नदी है ना लगातार फ्लो कर रही है, और वो वही कहीं जाकर किसी एक एंगल पे बैंड होकर नीचे जब गिरती है एक वैली में, तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, एक फैक्ट यहां पढ़ लेते हैं। देयर आर 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका में। द अदर वाटरफॉल आर नाइग्रा एंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका, एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जोम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। कुछ वाटरफॉल्स हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन। अब यहाँ पर बात करिए कि जब कोई नदी किसी प्लेन जगह से ट्रेवल करती है, मतलब एक समतल जगह जहां हम रह रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ आगरा में यमुना नदी जो पीछे ताजमहल के पीछे से गुजर रही है, यानी वो प्लेन एरिया है, वहां से वो एक नदी गुजर रही है। ठीक है, एंड इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। वो नदी ऐसा तो नहीं कि भाई सीधी ट्रेवल कर रही स्ट्रेट लाइन में, नहीं, वो नदी ऐसे ट्रेवल कर रही है। मान लो ऐसे गई गई गई, आगे ऐसे हो गई, फिर कोई गई ऐसे हो गई, ऐसे। तो ये जो बैंडेज आ रहे हैं ना, बैंड, इन बैंड को कहा जाता है मेंडर्स। ये पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से, इनको मेंडर्स कहा जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर्स। अब जब ये एक नदी ऐसे ट्रेवल कर रही, सडन ये ऐसे कट गई, फिर ऐसे कट गई, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो मिट्टी है, कुछ ना कुछ कंकड़ गुट्टी है, वो वहां पर होंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर्स, साइड्स यानी ये sides of the meanders, the ends of the meanders loop come closer and closer. In due course of time the meanders loop cuts off from the river and forms a cut off lake। अब सपोज जब ये नदी ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ कट्स क्रिएट होंगे, कुछ समय ऐसा लगेगा, कुछ टाइम ऐसा आएगा जब वो यहाँ से एक छोटी छोटी नदी बन जाएगी, छोटी नदी यहाँ क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक साइड से पानी निकलने लग जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे लूप्स बन जाएंगे, लूप मतलब एक छोटी छोटी जगह गड्ढे हो जाएंगे, छोटी छोटी जगह पानी भर जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें जब छोटी छोटी नदियां क्रिएट हो जाएंगी, छोटे छोटे लूप्स आ जाएंगे, उनको दो तरह से कहा जाता है। ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये नदी ट्रेवल कर रही है, ये देखो आप यू शेप में आ रही है, यू शेप्ड लेक और पूल दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड मेंडर ऑफ रिवर इज कट ऑफ। अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे ये कट हो जाता है, मान लो ये नदी जा रही धीरे धीरे ऐसे कट हुआ, फिर एक बड़े लेवल पे यू बन गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो वहां पर भी एक लेक क्रिएट हो रही ना, ये लेक। लेकिन ये वापस से आके पानी कहाँ, यहाँ ट्रेवल कर रहा है। एन ऑक्सबो लेक इज यू शेप्ड लेक और अ पूल दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड मेंडर ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ, क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। अ मेंडर कट ऑफ इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कटिंग और कट इन अ रिवर अकर्स एट, अब यहां देख सकते हो आप यू शेप में बन रहा है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड्स टू अ फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, यानी वहां जो आसपास का इलाका होता है
कई बार क्या होता है, इतना बड़े लेवल पे जो ऑक्सबो लेक क्रिएट हो जाती है कि वहाँ जो आसपास गांव है या कोई ऐसी जगह है, खेत वगैरह है, वहाँ पर एक छोटा मोटा फ्लड लेके आ जाता है, वहाँ पे तबाही कर देता है, वहाँ पर खेती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, छोटे मोटे घर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस लेवल पे वो ओशियन से या वो लेक इस लेवल पे फ्लो करती है और वहाँ पर एक ऑक्सबो लेक क्रिएट करती है और वहाँ पर एक फ्लड, छोटा मोटा फ्लड लेकर आ जाता है। एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स along its bank. This leads to the formation of flat fertile food flood plain. ठीक है, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। ठीक है, तो वहां पर जो बैंक्स क्रिएट हो जाती है उनको लीव्स कहा जाता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई कि ऑक्सबो लेक कैसे क्रिएट होती है। अब आगे चलते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करी गई है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, अब जैसे ही कोई रिवर है मान लो ट्रेवल कर रही है, पर एक टाइम पे जाके वो किसी न किसी ओशियन में, किसी न किसी सी में जाकर गिरती है, तो जैसे ही वो सी की तरफ अप्रोच करती है द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, उस जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड जो काफ़ी स्लो हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। मान लो ये एक बड़ा ओशियन है, ठीक है, तो जब ये नदी ऐसे ट्रेवल कर रही है तो धीरे धीरे पानी की स्पीड स्लो हो जाती है और वो इस तरह से जाके और ऐसे ऐसे जाके इस ओशियन में, इस सी में जाके गिरता है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट हो जाती है इनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेल्टा। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी क्रिएट हुई, अब हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का एक अपना माउथ है, यानी ये माउथ है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हुई, इनके साथ जो भी मटेरियल ट्रेवल करके आया है वो जाकर यहां पर गिरेगा और ये क्या क्रिएट करते हैं, ये डेल्टा क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूं कि आपको ये एक पिक्चर है, लेकिन ऐसा ये बड़े लेवल पे अगर आप इसको देखते हो तो आपको कुछ अलग दिखेगा। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि मेन रिवर ट्रेवल कर रही है, धीरे धीरे ये आगे ओशियन आ गया, ये सी आ गया, इसमें जाके ये गिर रही है डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इनके एक अपना अपना माउथ ओपन हो जाता है, एक ओपनिंग एरिया आ जाता है, वहां पर ये डेल्टा क्रिएट कर देती हैं। इस तरह से काम करता है हमारा नदी का बहाव। ऑक्सबो लेक क्रिएट करती है ट्रेवल करते समय। ठीक है, उसके बाद क्या काम करती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट करती है, जब वो सी में जाकर गिरती है तो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना एक माउथ होता है, एक ओपन हो जाता है उसका, और वो ही क्रिएट क्या, और उसके उस क्या बोलते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटरी डिवाइड हुई है उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रैवल कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे होंगे, वो सेडिमेंट्स एक जगह जाकर वहाँ गिरते हैं और वहाँ जाकर गिरते हैं और वहाँ पर एक डेल्टा क्रिएट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सी वेव। सी वेव की बात करेंगे यहां पर हम। सी वेव में क्या है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या है, ये चीज कोस्टल लैंडफॉर्म आपको मैंने बता दिया कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स इरोजन से द्वारा फॉर्म की जाती हैं, यानी कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर द लैंडफॉर्म्स अलोंग द कोस्ट लाइन that are mostly formed by the erosion and sediments from waves। ठीक है, इरोजन एंड सेडिमेंट, और जो वेव्स होती हैं इरोजन करती हैं, ठीक है, मिट्टी का टुकड़ों का, और वो सेडिमेंट हो जाती हैं जाकर, उससे कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं। इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी कि नदी है कोई भी या कोई लेक है, कोई वेव है, ठीक है, वो इरोजन करके चीजों को लेके और डिपॉजिट हो रही है उसको कहते, और वो क्रिएट कर देती है कोस्टल लैंडफॉर्म को। कोई नदी ट्रेवल कर रही है अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर, और वो जाकर लगातार वहां जाके इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होते 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 एक बड़ा सा लैंडफॉर्म क्रिएट कर देते हैं, और उसको कहा जाता है कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। ये चीज आपको पता है कि अगर ये मान लो ओशियन है, इसके आसपास ये चट्टानें होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, अब सी वेव्स लगातार इन माउंटेन से टकराती हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो काफी बार ये क्रैक्स भी आ जाते हैं, ये देखो आप यहाँ छोटे छोटे क्रैक्स देख रहे हो। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े से धीरे धीरे वो छेद बड़े हो जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। इनको सी केव्स कहा जाता है।
काफ़ी बार आप मूवीज़ में, फिल्मों में आपने देखा होगा सी केव्स होती हैं, यानी कि मैं कैसे बताऊं आपको, अगर कोई समुद्र है, कोई ओशियन है, तो उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन्स, और उस सी लेवल से ऊपर माउंटेन्स में बीच में एक केव होती है छोटी, जहां जाके लोग बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, तो वो केव्स कौन क्रिएट कर देता है? वो सी वेव्स, उनकी कंटिन्यूसली उस पर अटैक करना, स्ट्राइक करना, और वहां वो सी केव्स क्रिएट हो जाती हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। ठीक है, जब उनकी सिर्फ और सिर्फ रूफ रह जाती है और आस पार पानी जो है आर पार हो जाता है, तो उनको कहा जाता है सी आर्चेस। सी केव्स कब क्रिएट होती है? जब नॉर्मल जाके उनमें पानी स्टोर हो रहा है, या फिर एक गड्ढा हो रहा है, एक छेद हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब वहां पर वो छेद भी आर पार हो जाए, मतलब आर पार पानी चला जाए, बस एक होल टाइप रह जाए, मतलब पहले तो सी केव्स क्या हुआ कि भाई हाँ ये यहां पर होल कर गई, एक हॉलो लाइक हो गया, बट पीछे सीमेंट वगैरह है पूरा, यहां पर जाके पानी स्टोर हो सकता है। लेकिन जब वही पानी इधर से इधर आर पार होने लग जाए ना, तो उसको सी आर्चेस कहा जाता है, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और कब जब बहुत ज्यादा और ज्यादा पानी के जो सी वेव्स हैं वो टकराती हैं, तो जो उनकी रूफ है वो भी गायब जब हो जाती है, तो सिर्फ ऐसी दो वॉल्स रह जाती हैं, रूफ भी नहीं बची, तो उनको कहा जाता है स्टैक्स। द स्टीपी रॉक coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. और इस तरह से बीचेस भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो सी वेव आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कि जब वो सी वेव्स लगातार स्ट्राइक करते हैं किसी माउंटेन से, किसी चट्टान से, किसी रॉक से, तो वहां पर एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सी केव्स। और जब वो अगेन एंड अगेन ऐसी चीजें हर बार लगातार होती रह जाती हैं, एक बड़े लेवल पे जब सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर केव्स मतलब पानी आर पार होने लग जाता है, लेकिन केव तो रहती है, पानी इधर से उधर फ्लो करने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं सी आर्चेज। और जब वो रूफ जो उसके जब आर पार तो हो रहा है, लेकिन जो रूफ बाकी है ऊपर की, यानी एक ऊपर का भी एरो होता है, अगर वो एरो भी गायब हो जाती है, रूफ गायब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैक्स। और जब वो स्टैक्स भी गायब हो जाते हैं, सिर्फ दीवारें बचती हैं, जिनको हम कहते हैं सी क्लिफ। सी क्लिफ, और इसी तरह से वहां पर बीचेस भी क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क ऑफ आइस। आइस की बात करें, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। ग्लेशियर्स क्या होता है? ग्लेशियर्स बर्फ की नदी, जिसको कह लो कि भाई पानी मतलब वहां का टेम्परेचर इतना नेगेटिव है, इतना डाउन है, कि वहां का जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो गया, जिसको हम ग्लेशियर कह देते हैं। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। इवन वो आइस भी ट्रेवल करती है, बहुत बड़े बड़े झटके देती है, बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, ठीक है, स्टोन्स को और वहाँ की रॉक्स को। ग्लेशियर कार्व्ड आउट डीप हॉलो देयर, एज द आइस मेल्ट दे गॉट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम्स ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। The material carried by the glaciers such as rocks big and small and silt gets deposited. These deposits forms glacier moraines. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं ग्लेशियर में, जस्ट वहाँ एक जिस ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर एक बर्फ़ की नदी है, और वो नदी भी जैसे नॉर्मल नदियां हैं, माउंटेन चट्टानों से टकराती हैं, गड्ढे करती हैं, उसी तरह से ये जो ग्लेशियर है ये भी टकराते हैं। ठीक है, एक बड़े बड़े होलो लाइक जगह गड्ढे क्रिएट कर देते हैं, डीप हॉलो क्रिएट करते हैं, कार्व केव टाइप। ठीक है, और वहां पर जाके वो भर जाते हैं ये बर्फ, और धीरे धीरे जब वो समय के साथ वो बर्फ पिघलती है, तो वहां पर एक पानी स्टोर हो जाता है, वो पानी में बदल जाता है वो बर्फ, और वहां एक सुंदर सी लेक बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर ग्लेशियल मोरेन्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब वो वहां पानी स्टोर हो जाता है, तो मटेरियल में क्या क्या होता है? ग्लेशियर सच एज रॉक्स होती हैं, उसमें बिग एंड छोटे बड़े रॉक्स, चट्टाने, कंकड़, गुट्टी होती हैं, सैंड मिट्टी भी होती है, सिल्ट होती है, ये सारी चीजें वहां जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, और इन डिपॉजिट्स को कहा जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। और ये डिपॉजिट्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ग्लेशियल मोरेन्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विंड के बारे में। विंड क्या है? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, ये चीज आपको पता है, विंड वाटर। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि एक चट्टान है मिट्टी की, और वहीं पर विंड आई, तो विंड ने उस चट्टान को तोड़ा और अपने साथ वहां के पार्टिकल्स उठा के लेके ट्रेवल करके चली गई, और फिर जाके कहीं विंड शांत हुई, तो वो सारे मिट्टी के पार्टिकल वहां जाके गिर जाते हैं, और वहां पे एक छोटी सी चट्टान क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिव एजेंट है किसका? इरोजन एंड डिपोजिशन का इन द डेजर्ट में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, मशरूम शेप में होती हैं।
कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, जिनको मशरूम रॉक्स भी कहा जाता है। मशरूम कैसा होता है, ऐसा होता है। तो विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, विंड आई यहाँ से ट्रैवल करी, तो इस लोअर सेक्शन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं इनको अपने साथ लेकर ट्रैवल करती है। लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, अपर पार्ट को कम लेकर ट्रैवल करती है। नीचे से जो विंड ऐसे स्पीड से आ रही है स्मूथली, तो यहाँ के जो नीचे का हिस्सा है उसको अपने साथ लेकर ट्रैवल करती है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing and the sand falls and get deposited in low hill. ये मैंने आपको बता दिया कि एक विंड है, नीचे से मिट्टी को लेकर ट्रैवल करती है और कहीं जाके जब विंड शांत होती है वो मिट्टी वहीं छोड़ देती है। वहाँ पर एक छोटा सा डिपॉजिट मिट्टी का क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। ये मिट्टी के जो बड़े बड़ी चट्टानी टाइप होती हैं जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। When the grains of sand are very fine and light, ठीक है, मिट्टी के टुकड़े बहुत ज़्यादा छोटे, हल्के और बहुत छोटे से दिखाई भी नहीं देते हैं। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक कई बार लेकर वो विंड ट्रैवल करती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लुइस, जब एक बड़े लेवल पे वो सैंड क्रिएट डिपॉजिट होती है जिनको हम लोइस भी कहा जाता है। लोइस याद रखना। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना, सबसे बड़ा जो लोइस है जो फाउंड हुआ है वो चाइना में पाया गया है, ठीक है, पाया जाता है। तो यही थी हमारी विंड की कहानी। विंड बहुत एक इजी था, विंड आपको पता है एक्टिव एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक के बारे में। एक्सरसाइज में जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, तो मैंने वही लिख दिए हैं आपको एक बार आपको इजी करने के लिए। तो ये जो वीडियोस हैं स्पेशली एस्पिरेंट्स भी पढ़ सकते हैं जिनके बेसिक टर्म्स आपको पता चल जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन 7th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इनके मैंने आंसर्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहो। नेक्स्ट मिलते हैं 4th चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी।